गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो तरह के सर्किट पढ़े हैं। एक पढ़े हैं एलआर सर्किट, दूसरा पढ़े हैं सीआर सर्किट। तो देखो, टोटल अल्टरनेटिंग करंट में तीन तरह के सर्किट होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है एल, सी, आर। एल आपका इंडक्टर है, सी आपका कैपेसिटर है और आर जो है वो रेसिस्टर है। तो इसको मिलाने से टोटल जो होते हैं वो चार सर्किट बनते हैं। ठीक है, तो पहला बनता है आपका एल आर सर्किट। ठीक है, दूसरा बनता है आपका सी आर एल सी आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल आर सर्किट पढ़ लिए हैं, सी आर भी पढ़ लिए हैं और अब पढ़ रहे हैं हम लोग एल सी आर। उसके बाद पढ़ेंगे हम एल सी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग इन तीनों के बारे में, सिंगल सर्किट के बारे में, एक में इंडक्टर लिए थे, एक में कैपेसिटर, एक में रेसिस्टर। तो तीनों का अलग अलग पढ़ लिए थे। उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आपका ये दो सर्किट हो गया है, तीसरा सर्किट चल रहा है, इसके बाद हम चौथा सर्किट पढ़ेंगे। तो देखो आपका यहाँ पे एल सी आर सर्किट में क्या होता है, एल सी आर तीनों जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सीरीज सर्किट होता है। ठीक है, इसको पैरेलल में नहीं लगाते। तो देखो आपका एल में क्या होता है कि एल में वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 एंगल होता है। यानी कि हम बोलते हैं करंट जो है इंडक्टर में वो लैग करता है और वोल्टेज जो है वो लीड करता है। तो वोल्टेज कितने एंगल से लीड करेगा, π/2 एंगल से, और करंट कितने एंगल से लैग करेगा, तो π/2 एंगल से। जस्ट इसका उल्टा जो होता है कैपेसिटर में होता है। यहाँ पे देखो करंट लैग कर रहा है π/2 एंगल से, और कैपेसिटर में करंट जो होता है वो लीड करता है π/2 एंगल से। यानी कि इंडक्टर में अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा कितने एंगल से, π/2 एंगल से। इसीलिए इंडक्टर में ये देखो करंट आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से π/2 एंगल मीन्स लीड कर रहा है, यानी कि π/2 एंगल ज़्यादा हो रहा है। ये अगर आई है तो आई से ये अगर एक्स एक्सिस और ये एंगल π/2 होगा। अब अगर आई इधर जा रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर के लिए कि वोल्टेज π/2 एंगल से लैग कर रहा है। लैग का मतलब कम हो रहा है, तो कम आपका π/2 एंगल जीरो में से क्या करेंगे, 0 डिग्री में से π/2 एंगल माइनस कर देंगे, यानी कि ये आपका एंगल हो जाएगा। तो ये आई हो जाएगा और ये आपका VC हो जाएगा। तो आपका ऐसा ही एक डायग्राम यहाँ पे बना है इसके रिलेटेड, इंडक्टर के रिलेटेड, और ये डायग्राम आपका बना है किससे रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड। और जब हम रेसिस्टर की बात करते हैं तो उसमें जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज का, वो फेज डिफरेंस होता है 0। ठीक है, इसीलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका इंडक्टर है उससे आपका जो पोटेंशियल बन रहा है आपका VL, उसको लिखते हैं IXL अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वैसे ही कैपेसिटर के लिए हम बनाएंगे VC = IXC और रेसिस्टर के लिए VR = IR। तो हम यहाँ से देखते हैं कि सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर ऑल ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस एंड AC सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम एक AC सप्लाई दिए हैं, उस AC सप्लाई से इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर जो तीनों है ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। V जो है वो आपका क्या है, आपका RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, I जो है वो आपका RMS वैल्यू ऑफ XL, I और XL जो होगा इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। वैसे ही कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, IXC। ठीक है,
क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर का आई एक्स सी क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, वी आर इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वी एल इंडक्टर के लिए बोल रहा है, वी एल जो है वो लीड कर रहा है करंट से बाय एंगल π/2, वी सी जो है वो लैग कर रहा है करंट से कितने एंगल से, π/2 एंगल से, यानी कि आपका वी एल जो है वो करंट से π/2 एंगल से ज़्यादा है और वी सी जो है π/2 एंगल से कम है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आपका फेज़ डिफरेंस कितने एंगल का है, π/2 एंगल का है, और इसमें फेज़ डिफरेंस कितने एंगल का है, -π/2 एंगल का है। तो यहाँ से वी एल एंड वी सी आर इन अपोजिट फेज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है +π/2 और ये क्या जा रहा है आपका -π/2। तो दोनों हम क्या लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर वी एल आपका ये रहेगा तो वी सी आपका ये रहेगा, ये वी एल रहेगा और ये वी सी रहेगा। जब ये दोनों आपका एक दूसरे के अपोजिट रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब जब रिजल्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो वेक्टर में, तो हम दो अपोजिट एंगल के लिए पढ़ते हैं a माइनस बी, ठीक है। r इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, रिजल्टेंट, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। ये आपका अपवर्ड जाएगा, क्योंकि वी एल जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही ये रहेगा, क्योंकि वी सी आपका नेगेटिव π/2 में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका वी एल माइनस वी सी, तो देखो यहाँ पे वी एल और वी सी का रिजल्टेंट बना आपका वी एल माइनस वी सी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम अगर डायग्राम देखें, यहाँ पे देखो वी आर आपका इस डायरेक्शन में है, यानी कि वी आर आपका इस डायरेक्शन में, ये वी आर है। अब हमें वी एल और वी सी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसका क्या किया है, रिजल्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट क्या फाइंड किए हैं, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें बस इसके रिजल्टेंट से मतलब है, ठीक है। रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, वी आर ये हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल आपका कितना बनाएगा, π/2 एंगल बनाएगा। यहाँ पे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, तो आपका ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आपका v कहला रहा। तो v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जब आपका रिजल्टेंट r है वेक्टर में और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट लिखते हैं a² प्लस b²। तो यहाँ भी देखो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका वी एल और वी सी आपका क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी जो यहाँ पे रखे हैं। और वी एल माइनस वी सी क्यों लिखे हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वी सी माइनस वी एल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले हैं, वी एल जो है वी सी से ज़्यादा है, और इसका जो एंगल का फेज डिफरेंस है +π/2 है, और इसका क्या है -π/2 है, इसीलिए हम लिखें। तो ओ बी आपका क्या है, ओ बी आपका वी एल था, ओ एफ क्या है आपका, ओ एफ आपका वी सी है। तो आपका ओ ए आपका क्या है, ओ ए आपका वी आर है, ठीक है। तो यहाँ से ओ डी अगर हम ये वाला लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वी एल माइनस
VC, ठीक है। अब देखो हमें रिजल्टेंट लिख रहा है किसका, VR एंड VL माइनस VC का, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका OH हो जाएगा, ठीक है। तो OH इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो OA कितना है, OA आपका VR है, ठीक है, जो कि ये आपका OA है। और आपका OD कितना है, तो OD आपका ये रहा, तो OD कितना है आपका VL माइनस VC का स्क्वायर। तो OH क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, V रिप्रेजेंट किया हुआ है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। तो VR देखो, VR के लिए हम क्या लिखे हैं, IR, तो यहाँ पे IR पुट कर दिया। VL के लिए हम क्या पुट किए हैं, IXL, VL के लिए पुट कर दिए IXL। VC के लिए क्या पुट करेंगे, IXC, ठीक है। यहाँ से करंट, तीनों में करंट को कॉमन करके बाहर कर लो, ये आपका करंट आ गया। तो जब करंट आ गया तो यहाँ पे आपका V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, I रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सारे रूट के अंदर आ जाएंगे, बस I रूट के बाहर आ जाएगा। इस I को आप क्या करो, इधर डिवाइड में ले आओ। तो V बाई I इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे क्या, V बाई I, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I, यानी कि V बाई I को हम क्या बोल सकते हैं, R बोलेंगे रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे V बाई I को हम क्या बोले, Z। ये Z जो होगा वो आपका क्या होगा, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। और ये भी एक तरह का क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका Z क्या आ गया, इम्पीडेंस आ गया, ठीक है। अब Z इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसके V बाई I के जगह पे Z लिख दिए, तो Z इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। लिखे Z इक्वल टू V बाई I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई Z। तो V Z का वैल्यू हम ये वाला पुट कर दिए यहाँ से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो R तो वही रह जाएगा, XL इक्वल टू लिखते हैं L ओमेगा, और XC इक्वल टू लिखते हैं 1 बाय C ओमेगा। तो देखो यहाँ पे R तो वही रह गया, R वैसे ही रह गया। XL के जगह पे क्या लिख दिया, L ओमेगा लिख दिए, और XC के जगह पे 1 बाय C ओमेगा का होल स्क्वायर। ये आपका करंट बन जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फाई जो होता है वो फेज एंगल बिटवीन V एंड I, जो आप फेज डिफरेंस जिसको आप बोल रहे थे, यही आपका फेज एंगल है V और I के बीच में। तो यहाँ से हम 10 का वैल्यू निकालेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल फाई है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मीन्स VL माइनस VC, और बेस आपका VR। तो यहाँ से हम लिख दिए इसको क्या, VL माइनस VC बाय VR, ठीक है, ये लिख दिए। तो यहाँ से सारा वैल्यू पुट कर दिए, IXL माइनस IXC बाई IR, I को कॉमन करके कैंसिल कर दिए, तो क्या बन गया आपका XL माइनस XC बाई R। ये बन गया आपका XL के लिए L ओमेगा, XC के जगह पे 1 बाई C ओमेगा बाय R। ये आपका 10 का वैल्यू निकल गया। होता है पावर फैक्टर, ठीक है, R बाई Z। तो R बाई Z का वैल्यू पुट कर दिए, Z का वैल्यू, ये आपका पावर फैक्टर निकल गया।
अब देखो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके, और इसमें पूछा जाता है आपका LCR का आपको लिखना है, आपको एक्सप्रेशन या इम्पीडेंस ट्रायंगल के नाम से आएगा। तो आपका ये वाला जो होता है वो होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है आपका VL, तो VL के लिए हम लिख सकते हैं IXL, और VC के लिए हम क्या लिख सकते हैं IXC लिख सकते हैं, और VR के लिए हम क्या लिखेंगे IR। तो I सब में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट तो लिख ही लिए थे, तो रिजल्टेंट के जगह पे क्या लिखेंगे XL, इसके जगह पे क्या हो जाएगा XL माइनस XC, ठीक है, ये रिजल्टेंट। तो ये आ गया XL माइनस XC, ये आपका R आ गया, और ये आपका Z आ गया, किसका आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल आपका बनाना ज़रूरी है, साथ में ये डायग्राम भी आपको बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया ट्रायंगल का। अब बोला जाता है आपका, इसी में आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिकली रिजोनेंस क्या होता है। तो हम देखेंगे व्हेन द सर्किट अलाउ मैक्सिमम करंट फॉर अ बिकम्स इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सुन लो, कि अगर करंट सर्किट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के पे अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया है, तो हम बोलेंगे आपका जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम फ्लो करने लगा, ठीक है, कोई भी गिवन फ्रीक्वेंसी पे अल्टरनेटिंग करंट का, तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा XL जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा XC के, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस अकर एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे XL इक्वल टू XC हो जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अकर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हो। तो अब देखते हैं क्या होता है आपका। देखो एट दिस फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम्स वेरी लार्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में क्या होगा बहुत ही लार्ज होगा, और आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो XL के लिए हम क्या लिखते हैं L ओमेगा, और XC के लिए क्या लिखते हैं 1/C ओमेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ये आपका ओमेगा रूट स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/LC, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/√LC, और ओमेगा को हम क्या लिखते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, नॉट है तो फ्रीक्वेंसी नॉट लगा दिए, तो फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2πLC, ठीक है। यही आपका कहलाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/2π√LC, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में भी, तो मैक्सिमम और मिनिमम इम्पीडेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो वहाँ भी आपको यही वाला कंडीशन लगाना है, ये वाला कंडीशन लगाना है। XL
इक्वल टू एक्स सी करके ये कंडीशन लगाओगे और ये इक्वेशन फाइंड करोगे।